नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमने यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो अवश्य करें। चलिए देखते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। सही जवाब है धौलावीरा, ऑप्शन डी। दोस्तों, धौलावीरा जो नगर था वह 3 भागों में विभाजित था। एक दुर्ग भाग कहलाता था, दूसरा मध्यम नगर कहलाता था तथा तीसरा निचला भाग कहलाता था। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक पश्चिमी टीला था, दूसरा मध्यम टीला था तथा तीसरा पूर्वी टीला था। जो पश्चिमी टीला होता था वह दुर्ग या पुरोहित टीला होता था, जो मध्य टीला होता था वह व्यापारिक टीला होता था और जो पूर्वी टीला था वह जन सामान्य के लिए होता था। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मध्यम टीला या मध्यम नगर है यह केवल धौलावीरा में ही पाया गया था। यह एकमात्र ऐसा सैंधव स्थल था जहां पर नगर जो है वह 3 भागों में विभाजित था। दोस्तों, इसके अतिरिक्त धौलावीरा जो था वह भारतीय सैंधव स्थलों में सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जो है वह जल संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ बहुत सी नहरें भी मिली हैं। चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ए लोथल, बी बनावली, सी दाइमाबाद, डी कालीबंगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दाइमाबाद। देखते हैं अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र। कालीबंगा में भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था। इसके अतिरिक्त कालीबंगा के बारे में कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, कालीबंगा में अग्नि कुंड भी मिले थे और कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ए चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए, बी बंदरगाह के लिए, सी कपास की खेती के लिए, डी मिट्टी के पात्र के लिए। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह के लिए। इसके अतिरिक्त जो लोथल सैंधव स्थल था वह युगल समाधान के लिए, फारस की मोहरें इत्यादि भी लोथल से मिले। देखते हैं अपना अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी मिताथल, डी कालीबंगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय भाषा में नाम मृतकों का टीला है। यह क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी मार्टिमर व्हीलर एंड डी जेम्स प्रिंसेप। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। बी, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर
सी इसमें सही जवाब होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का ज्ञान नहीं था। अतः ऑप्शन सी इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, यह तथ्य गलत है। देखते हैं आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ए बनावली, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी लोथल। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बनावली। नेक्स्ट सवाल है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष में लागू किया गया? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1981। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1969। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? ए महाराष्ट्र और गोवा, बी केरल और तमिलनाडु, सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक और केरल। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल और तमिलनाडु। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन ए अनाईमुडी, बी है मीस पुलिमाला, सी है मासिनगुडी और डी है वागमोन। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, पश्चिमी घाट का। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए कावेरी नदी मैसूर का पठार, बी ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सी सोन नदी पेंड्रा का पठार और डी गोदावरी नदी त्रिम्बाक का पठार। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। कावेरी नदी मैसूर के पठार से नहीं निकलती है। दोस्तों कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इसके अतिरिक्त अन्य 3 ऑप्शन वह सही हैं, जैसे ताप्ती नदी बैतूल के पठार से निकलती है, सोन नदी पेंड्रा के पठार से निकलती है और गोदावरी नदी त्रिम्बाक के पठार से निकलती है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2004, बी 2008, सी 2014, डी 2016। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2008 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, बी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, सी महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, डी डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी स्टेडियम। यह मेरठ में ना होकर यह तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अन्य तीनों ऑप्शन ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, सही है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है, ये भी सही है। और डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी में है, ये भी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ए 5वीं, बी तृतीय, सी चौथी एंड डी छठवीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान चली। यह निवेश मॉडल पर आधारित थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों इसी से बिल्कुल मिलता जुलता एक निर्धनता उन्मूलन यह नारा दिया गया। वह पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच में दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर, डी किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो महाराणा प्रताप सिंह के बाद जो राणा अमर सिंह थे वह काफ़ी समय तक मुगलों से युद्ध करते रहे, परंतु अंत में जहांगीर के भेजे हुए खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया
और अमर सिंह हारने के बाद जहांगीर से एक अपमानजनक संधि कर लिए। इस प्रकार राणा अमर सिंह ये मेवाड़ के अंतिम शासक भी बने। देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा, डी इलाहाबाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आगरा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1757, बी 1765, सी 1773, डी 1792। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1773। कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना थी वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही की गई थी। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम, चोल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मछलीपट्टनम। दोस्तों मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी बम्बई, हुगली और चोल ये पुर्तगाली उपनिवेश थे। अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों में दमनदीव, बासिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, मतारा, ट्रिंकमेल, नागपट्टनम इत्यादि प्रसिद्ध पुर्तगाली उपनिवेश थे। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ए योग दर्शन, बी वेदांत दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी उपनिषद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। दोस्तों उपनिषद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग होते हैं। उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे अच्छा ज्ञानकोश भी मानते हैं। उपनिषद संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं और 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए सरदार सरोवर, बी टिहरी, सी भाखड़ा नांगल, डी रिहंद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है। टिहरी बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अभी हमने भारत का देखा था, अब हम उत्तर प्रदेश राज्य का देख रहे हैं। ऑप्शन ए है माता टीला, बी है मेजा, सी है रामगंगा, डी है रिहंद बांध। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामगंगा बांध। रामगंगा बांध जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध है। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 128 मीटर ऊंचा है। दोस्तों माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर किया गया, झांसी में। इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। रिहंद बांध मिर्जापुर के रिहंद नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 93 मीटर है। मेजा बांध की ऊंचाई रामगंगा बांध से कम है। रिहंद बांध का निर्माण 1954 में पिपरी सोनभद्र जिले में रिहंद बांध नदी पर किया गया, जिसकी ऊंचाई 91 से 93 मीटर मानी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ए अलीगढ़, बी मथुरा, सी गढ़मुक्तेश्वर, डी बरेली। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर गंगा जी का मंदिर है, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में एक साल में सर्वाधिक मेले का आयोजन
मथुरा में किया जाता है, लगभग 86 मेले। और इलाहाबाद का कुंभ मेला वह देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। ए घूमर, बी कालबेलिया, सी स्वांग एंड डी है पुलिकली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्वांग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। ऑप्शन ए झूला, बी बिरहा, सी स्वांग, डी रशिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए झूला। देखते हैं अगला प्रश्न, हरदौल कथा विशेष रूप से कहाँ के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ए मिर्जापुर, बी बुंदेलखंड, सी अवध, डी ब्रज। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। हरदौल जो थे वो ओरछा के राजा वीर सिंह देव के बेटे थे। वीर सिंह देव ने अपने बड़े बेटे जुझार सिंह को ओरछा की राजगद्दी सौंप दी और हरदौल को ओरछा का दीवान बनाया था। देखते हैं अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आसान सा सवाल है। ए साइट्रिक एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी थायमिन एंड डी टार्टरिक एसिड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी एंड विटामिन सी ये दो जल में घुलनशील विटामिन हैं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई ये चारों फैट में सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों में स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना प्रमुख है। विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, टमाटर हो गया, अंकुरित अनाज, मिर्च इत्यादि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह भी बहुत आसान सा सवाल है। ए मैडम क्यूरी द्वारा, बी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, सी अल्फ्रेड नोबेल द्वारा एंड डी चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। ए 21, बी 25, सी 18, डी 30। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता के न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु जब यह सभापति के रूप में होता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे और इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है वह कुल 9 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जैसे पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पाँचवां मध्य प्रदेश, छठवां छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां बिहार तथा नौवां दिल्ली जो कि एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? ए धमाल, बी खोरिया, सी झूमर, डी ज्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ज्वारा। बाकी तीनों धमाल, खोरिया और झूमर यह हरियाणा राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने नारा दिया, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, डी मंगल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। तो शुक्र जो है वह सबसे चमकीला तारा माना जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला दिखने वाला शुक्र ग्रह तीसरा खगोलीय पिंड है, जो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त सौरमंडल में सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में यातायात व्यवस्था या ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ए भारतीय शासक, बी ब्रिटिश शासक, सी मुगल शासक, डी डच शासक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश शासक। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासकों को जाता है। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? ए कमज़ोर बैटरी, बी कमज़ोर सर्किट, सी टायरों में हवा का कम होना, डी ईंधन टंकी में कम डीजल का होना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कमज़ोर बैटरी का। जब बस की बैटरी कमज़ोर होती है तो लाइट को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाती है। इसीलिए जब बस की चाल बढ़ती है तो डायनमो से उसे अधिक करंट मिलता है और रोशनी बढ़ जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? ऑप्शन ए 100 से 150, ऑप्शन बी 250 से 300, ऑप्शन सी 200 से 250, ऑप्शन डी 150 से 200। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 200 से 250। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है। सीएनजी एक प्राकृतिक गैस होती है। इसे किसी बर्तन में 20 से 25 मेगा पास्कल तक दबाकर संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 15 अगस्त, सी 31 अक्टूबर,
डी 22 मार्च। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई। दोस्तों 11 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त तो सभी को पता होगा, यह हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है। 31 अक्टूबर यह इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है एवं राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मार्च जो है वह विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? हैजा, मलेरिया, फ्लू, तपेदिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हैजा। हैजा नामक रोग दूषित जल के सेवन से होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होती है और यह मक्खियों के द्वारा ही फैलता है। इस रोग में क्या होता है कि रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त का संचार भी धीमा पड़ने लगता है। इसके उपचार हेतु हैजे का टीका लगवाना चाहिए तथा पानी उबालकर ही पीना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? ए मस्तिष्क की कमजोरी, बी हृदय की कमजोरी, सी गुर्दे की खराबी, डी पेट की बीमारी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हृदय की कमजोरी। दोस्तों अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद मांगे। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अब अगले भाग में। दोस्तों धन्यवाद।